हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग PYQ प्लस कॉन्सेप्ट का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें PYQ करेंगे सारा 3 से 4 साल का, और कॉन्सेप्ट करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे और PYQ बनाते चलेंगे। ओके, देखो ये सब हमारा टॉपिक है। क्या क्या? बैलेंसिंग chemical reactions, types of reaction में combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, heat in reaction में exothermic, endothermic और oxidation and reduction reactions, redox reaction and corrosion और density। लास्ट एक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, देखो इसमें हम सारा PYQ और सारा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको मैं दिखाता हूं सारा PYQ। ओके, देखिए यहाँ पे लगभग 51 पेज का स्लाइड है। इसमें सारा PYQ है आपका, एक एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है। देखिए सारा चीज इसमें है। ओके, तो हम लोग A to Z इसी में हम लोग खत्म कर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट प्लस PYQ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे कि हम लोग सीखेंगे कि जो चैप्टर पर है उस चैप्टर का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि कोई ए सब्सटेंस है एंड बी सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मिला आपस में और कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ए और बी को मिलाकर सी का फॉर्मेशन हो जाए, दैट ऑफ द रीजंस इट इज आल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशंस पढ़ते हैं। देखिए, the process in which new substance with a new property are formed from one or more substance is called chemical reaction। वो प्रोसेस जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टी। कैसे? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस इज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो केमिकल रिएक्शन हुआ तो उस एग्जांपल में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ वुड, कोई भी रिएक्शन हुआ उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो रिएक्शन के दौरान ये 5 रीजन हो सकता है। क्या क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखो प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PPT भी कहते हैं। ओके, PPT भी कहते हैं, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा इवेल्युएशन ऑफ गैस, तीसरा कलर चेंज, चौथा टेम्परेचर चेंज और पांचवा स्टेट चेंज। ओके, इतना कुछ करना है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी का सिंबल रिप्रेजेंटेशंस का हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। देखिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू अ रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशंस। एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए तो CO2 मिला, हाइड्रोजन और O2 को मिलाए तो H2O बना। अब ये आगे से 2 क्यों लिखा है, 2 क्यों लिखा है, ये बताएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि फिजिकल स्टेट, स्टेट कितने तरह का होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेट में हम लोग पढ़े होंगे, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, और एक एक्वस सॉल्यूशंस होता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो हम लोग, देखो रिएक्टेंट साइड क्या होता है वो समझो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या, जो लेफ्ट साइड हो उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जो मेरा प्रोडक्ट बन जाए, जो राइट साइड होगा वो मेरा प्रोडक्ट होगा, मतलब मेरा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में समझे। एक्वस AQ लिखा होगा हर एक केमिकल इक्वेशन में कहीं,
जैसे यहाँ पे सॉलिड लिखा है, यहाँ गैस लिखा है, लिक्विड लिखा है, जी ये सब गैस है। वैसे ही तुमको कहीं कहीं एक्वस ऐसे लिखा रहेगा तो समझ जाना एक्वस। एक्वस का मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर, और जहां पे तुमको पीपीटी लिखा हो तो वहां समझ लेना कि वो प्रिसिपिटेट है, जिसका मतलब इनसॉल्युबल वाटर होता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, देखो ये हो गया तुम्हारा हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। किसी भी केमिकल फॉर्मूला में हमको कैसे लिखते हैं, तो ये क्लास 9th का टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। देखो जैसे हम लोग सोडियम को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, हम लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो उसमें हम लोग देखे होंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या 281, है ना। अब जिसके पास देखे होंगे कि 1 2 और 3 लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता था, तो वो क्या करता था, और जिसके पास 4 या 5 6 7 रहता था तो वो क्या करता था, देखो यहाँ पे जिसके पास 1 2 3 लास्ट में बचता, जैसे सोडियम का बचा, तो हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन दो तरह का, एक तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज करते थे और एक गेन करते थे। जब 1 2 3 होता था तो क्या करते थे, और 5 6 7 8 होता तो क्या करते थे। 1 2 3 में देखो टेंडेंसी क्या है, अब ऑक्टेल पूरा करने के लिए किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 2 3 मतलब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए 8 करने के लिए, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को, निगेटिविटी को हटा देगा कोई भी चीज, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसे ही ये 1 रिमूव कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पॉजिटिविटी हो गया। और 5 6 7 क्या करेगा, एक 8 ऑक्टेल पूरा करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करना पसंद करेगा कि ये लूज करना। तो देखो 5 6 7 8 के क्लोज है, तो ये सोचेगा कि हम गेन करें, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिविटी है, किसी चीज को निगेटिविटी को गेन कर रहे हैं तो वो माइनस सिंबल, मतलब जहां माइनस होगा तो समझ जाना वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा, जहां पॉजिटिव है तो वहां इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा। ओके, ये जैसे पोटासियम हो गया, सिल्वर हो गया, Cu कॉपर हो गया Cu प्लस, ऐसे क्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ये इतना है। जैसे पहला बात करें, एक बता देते हैं, जैसे सोडियम का क्या था Na प्लस, और क्लोरीन क्या होता है Cl माइनस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हुआ तो ये क्या बनाता है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ऐसे बना, ठीक है। ये 9th का है, बस एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहां से एग्जाम में पूछता है, ठीक है, आपको एग्जाम में जो पूछेगा यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं सर, कोई भी हम लोग देखे होंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस के आगे को एक नंबर लिखा है, ये नंबर है क्या है, ये नंबर शो करता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किए दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंसिंग करते हैं क्या है, क्यों करते हैं वो जानेंगे। देखो व्हाई बैलेंस, the total number of reactants should be equal to the total mass of product, मतलब जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड हो उतना हम लोग प्रोडक्ट साइड भी मास को रखते हैं। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी लेवोसियर था, इन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसमें कहा कि मास कैन बी क्रिएटेड, हम लोग मास को बना भी नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कब, इन अ केमिकल रिएक्शन में। तो सर ये नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते, तो बैलेंस कैसे होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम एक लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए थे केमिकल इक्वेशंस में। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड होता है उतना नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम लोग प्रोडक्ट साइड पुट कर देते हैं, जिसके कारण मेरा कोई भी केमिकल बैलेंस हो जाता है। समझ में आया। तो वही यहाँ बात बोला कि जो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम, LHS एंड RHS। LHS मतलब इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे A2 है और यहाँ B2 है, मतलब यहाँ A का 2 आइटम है और यहाँ B का 2 आइटम है, मतलब टोटल आइटम कितना है 4 आइटम है। पर यहाँ पे देखो दो AB कितना है, AB मिला के A का 1 आइटम
और बी का एक आइटम, तो कितना आइटम हुआ, 2 आइटम। तो 2 आइटम घट रहा, तो इसी कारण इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2ab बन गया नंबर ऑफ आइटम। इतना समझ में आया? ओके, अब हम लोग बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हाउ टू बैलेंस। ओके, तो कैसे सीखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना? तो देखो, हम लोग 3 मेथड से सीखेंगे इसको। एक हीट एंड ट्रायल मेथड जो एनसीईआरटी का था, एक एबीसीडी रूल। देखो, एबीसीडी रूल को हम फर्दर एक छोटा सा लेक्चर बना के आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो स्टेप रूल, स्टेप रूल, ठीक है। ये अभी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, ये हम अपलोड कर देंगे। क्यों? तीनों तुमको कोई एक रूल से सीखना है। हीट एंड ट्रायल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हर वो चीज में हीट एंड ट्रायल बड़े बड़े क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। और एबीसीडी एक सेपरेट रूल है, और स्टेप रूल से हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप रूल में पढ़ेंगे, स्टेप रूल के साथ साथ हीट एंड ट्रायल जहां लगेगा तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड में। देखो, स्टेप रूल सीखने का तरीका क्या है? ये स्टेप रूल 4 स्टेप में होता है, 1 2 3 4। सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तुमको किसको बैलेंस करना है? सबसे पहले तुमको मेटल को पकड़ना है। कोई भी हो, कोई भी हो तुम्हारा केमिकल इक्वेशन, उसमें हम पहले मेटल ढूंढेंगे। यदि मेटल है तो बैलेंस करेंगे, यदि मेटल नहीं है तो फर्दर बढ़ेंगे। तो मेटल में क्या क्या हो सकता है? पोटाशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, आयरन हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेटल्स हो गया। अब बात करें नन मेटल्स में, तुम्हारा नन मेटल्स, नन मेटल्स में 2 चीज, क्या क्या? अब मेटल को बैलेंस करने के बाद हम लोग नन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे नन मेटल में कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नन मेटल बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इतना 4 स्टेप में आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मेटल, नन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बट एक इसमें ट्विस्ट बात ये है कि आप जब मेटल को बैलेंस कर लिया, जब नन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, तो मानिए पहले मेटल को बैलेंस कर लिया, फिर नन मेटल को बैलेंस करेंगे। यदि नन मेटल को बैलेंस करने समय मेटल में कोई चेंजेस हुआ तो हम लोग फिर से मेटल को चेक करेंगे कि मेटल मेरा बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। ओके, क्या कि जब हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस कर ले, इस समय नॉन मेटल को बैलेंस करते समय मेटल्स में कोई चेंजेस हुआ तो हम लोग फिर से मेटल चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। अब वो बताएंगे स्टेप। वैसे ही जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और मेटल नॉन मेटल में डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर से हम लोग फर्स्ट स्टेप को, देखो इतना याद रखो, कोई स्टेप कर रहे हैं, जैसे स्टेप 3 बैलेंस कर रहे हैं और स्टेप 1 स्टेप 2 में डिस्टर्बेंस हुआ तो हम लोग फिर से चेक करेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 को, मेरा बैलेंस है कि नहीं। पहले स्टेप 1 को बैलेंस करेंगे, फिर स्टेप 2 को बैलेंस करेंगे, फिर स्टेप 3 को बैलेंस करेंगे, फिर स्टेप 4। किसी भी स्टेप के दौरान यदि आपका कोई स्टेप में, उसके ऊपर वाले स्टेप में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, कोई चेंजेस हुआ तो आपको वो फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सुनने में टफ लग रहा है पर बताएंगे तो बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले एक तो बैलेंस ही है, ये पहला। देखो इधर सबसे पहले हम क्या दिखाएं, मेटल है, मेटल नहीं है, कार्बन क्या है, नन मेटल, तो नन मेटल पास आएंगे। तो नन मेटल मेरा कितना है, इधर 1 और इधर कितना है 1। उसके बाद नन मेटल बैलेंस है, उसके बाद हम लोग किसके पाएंगे, थर्ड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब मेटल को सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मेटल 1 इधर है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। दोनों साइड मैग्नीशियम है और
कितना मैग्नीशियम है, दोनों साइड एक एक है, तो मेरा मेटल बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। अब फर्दर किस पे जाएंगे, नन मेटल की ओर, नन मेटल की ओर जाएंगे, ठीक है। तो नन मेटल में हम बात करें, नन मेटल है कोई नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मतलब नन मेटल नहीं है। अब स्टेप 3 पे आएंगे, स्टेप 3 पे आएंगे तो देखते इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, मतलब दोनों अभी अनबैलेंस है दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान हम लोग इसको भी बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगाएंगे। अब 2 लगाए तो देखो इधर क्या हुआ, अब इधर मेटल कितना हो गया, 2, और इधर ऑक्सीजन 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है, पर देखो मेटल में क्या हुआ, इधर भी मेटल 2 हो गया, इधर भी मेटल 2 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप 1 पे जाएंगे, फिर मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर से हम लोग इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दिए, ठीक है। अब देखो चेक करो जरा, दोनों बैलेंस है, दो इधर भी नन मेटल है, सॉरी, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 मेटल है, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जैसे Fe आयरन, आयरन है और H2O रिएक्ट किए तो ये फेरिक ऑक्साइड बना और ये हाइड्रोजन है। अब बैलेंस करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेटल कौन है, तो मेटल देखो यहाँ पे Fe है, मतलब आयरन है, इधर 1 आयरन है, इधर कितना है 3 आयरन है, इधर 3 आयरन है तो इधर भी 3 आयरन बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया। नन मेटल है इसमें, जरा नन मेटल देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नहीं है, नन मेटल नहीं है, नन मेटल सेकंड स्टेप नहीं है, नहीं है तो स्किप करके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ो। तो थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन देखते, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, इधर 4 से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 ऑक्सीजन, कोई मेटल में डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, इधर भी 3 मेटल है Fe, इधर भी 3 है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, देखो कितना आसानी से बन रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। जिसे Al2O3 HCl क्या बना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2O। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 एल्यूमिनियम है, इधर 2 एल्यूमिनियम है, इधर 1 ही एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो गया, इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब बात करें, मेटल बैलेंस हो गया, अब हमको इसमें नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल कौन है मेरा, देखो नॉन मेटल यहाँ क्लोरीन है ना, यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ भी क्लोरीन है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है कितना, 3, दोनों 6 क्लोरीन है। देखो 3 क्लोरीन पहले से है, 2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब क्लोरीन इधर 6 है और इधर मेरा क्लोरीन 1 है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन। अब देखो मेटल भी चेक करो, इधर भी 2 मेटल और इधर भी 2 मेटल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि उसके बाद फर्दर स्टेप में बढ़ेंगे, ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो इधर कितना, ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन मेरा 1 है, तो क्या करेंगे, इधर हम लोग ऑक्सीजन को इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। ऑक्सीजन भी बैलेंस, इधर भी 3, इधर भी 3 हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 6 और इधर हाइड्रोजन 6, पूरा मेरा बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इधर, बात करें तो अब हम लोग इधर आएंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते, जी से, जी में देखो कितना है इधर, ये देखो लीड नाइट्रेट है, फिर क्या बना, ब्रेक डाउन हुआ, देखो लीड नाइट्रेट एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हीट के प्रेजेंस में होता है, जिसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी करेंगे, हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इसको हीट देते हैं, हीट का ये सिंबल है, तो ये लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ये O2 में टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेटल का ढूंढेंगे कि मेटल कौन है, इसमें मेटल कौन है, पीबी है, और नन मेटल है इसमें, हाँ देखो नन मेटल भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है ना। तो हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, देखो जो नहीं है उसको स्किप करेंगे, जैसे कहीं मेटल नहीं दिखेगा तुमको, नॉन मेटल नहीं दिखेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में फर्दर बढ़ते चलेंगे, उसके लिए हम लोग रुकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीड इतना, इधर 1 लीड है, इधर भी 1 लीड है, मतलब पीबी, इधर भी पीबी 1, इधर भी पीबी 1, मतलब मेटल बैलेंस है। अब आए नन मेटल का बात करें, तो नन मेटल में देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन जो है मेरा, इधर नाइट्रोजन मेरा 2 है ना, इधर मेरा नाइट्रोजन 2 है, देखो यहाँ ये तो मेरा 1 है और ये मेरा 1 है, नाइट्रोजन ये देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो मतलब यहाँ 2 से बैलेंस कर दिए, बैलेंस हो गया ना।
नाइट्रोजन भी, मतलब मेटल भी बैलेंस, नॉन मेटल भी बैलेंस। ओके, अब मेरा देखो मेटल एक ही है, पीबी एक ही है, पीबी एक ही है, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या आएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। फिर यहाँ दो दो चार, और चार दो, चार दो छह, एक सात ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन, मतलब कहीं तो कहीं कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, तो हम लोग अब बैलेंस करेंगे, देखो कैसे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 7, इधर ऑक्सीजन है 6। तो हम लोग इधर अब लोग कुछ मेटल्स में चेंज करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गया। इधर 7 ही है। अब इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इधर क्या 2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सब शुरू फर्स्ट स्टेप में आएंगे, सब कुछ बताते हैं, 1 मिनट। देखो ऐसा क्यों किया कि ऑक्सीजन इधर 7 था और इधर 6 था ना। अब लगभग हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस, ऑक्सीजन इधर 7 है, तो कोई भी 7 का टेबल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो, देखो इधर 14 आया और इधर 2 करेंगे तो 12 भी आएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं अब दूसरे चीज में आएंगे। अब बैलेंस नहीं हो रहा तो अब देखेंगे क्या, कि इधर मेरे पास चाहिए तो इधर कुछ बैलेंस करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे मेरा लीड हो गया 2। अब ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं हुआ। अब फिर हमको स्टेप फर्स्ट में बैलेंस करना पड़ेगा। लीड इधर 2 है, लीड इधर 2 है, ठीक है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लगाए, लीड 2 2 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन कितना हुआ, नाइट्रोजन यहाँ देखो, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और इसका 2 है, मतलब नाइट्रोजन यहाँ 4 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन में भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, इधर 4 है तो इधर भी नाइट्रोजन 4 लगाएंगे, नाइट्रोजन 4 लग गया। अब बात करें ऑक्सीजन, देखो अब ऑक्सीजन का बात करेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन कितना है दोनों साइड। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 3 दूनी 6, 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 12 है। इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब 8 2 10 तो 12, इधर भी ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये दोनों आप होमवर्क है आपका, कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आते हैं हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, पहला क्या, कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, जैसे क्वेश्चन है देखिए, पी ए एल, पी क्या है, क्यू एच टू ओ, आर ए टू ओ थ्री, एस एस टू। अब हमको बताना है कि पी क्यू आर एस क्या है, मतलब कितना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मतलब पी क्यू आर एस यहाँ बैलेंस कोई नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है। पी क्यू आर एस यहाँ पे कोई बैलेंसिंग नंबर है, कोई नंबर होगा तो बैलेंस कर रहा होगा नंबर ऑफ एटम्स, वो नंबर हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, इसी केमिकल को बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यही हमको P Q R क्या है वैल्यू बताना है, कितना नंबर होगा, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम इधर 1 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेंगे। मेटल यहाँ एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नन मेटल है, नन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नहीं। अब उसके बाद देखो स्टेप 3 में किसको, स्टेप 2 नहीं हो तो स्टेप 3 में मेटल को बैलेंस करते हैं। देखो मेटल नहीं है, स्टेप 3 में ऑक्सीजन बैलेंस किया, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखेंगे, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन स्टेप 4 में है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा वैल्यू आ गया, पी क्यू आर एस का वैल्यू आ गया, देखो आ गया मेरा वैल्यू। पी का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू मेरा आया 2, यहाँ पे देखो पी का वैल्यू आया मेरा 2, क्यू का वैल्यू आया मेरा 3, आर का वैल्यू मेरा देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, किसी का कोफिशिएंट नहीं रहा तो 1 ही होता है। आर, आर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मेरा एस क्या आया, एस आया मेरा 6 है ना, यहाँ P2 था, यहाँ Q3 था। ओके ओके, ऐसे ही आपको ये भी एक बैलेंसिंग है, एक्स वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ एक्स है, हाँ यहाँ वाई है, और यहाँ आपका जेड है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू बताना, वैसे ही इसको बनाना है, ठीक है। ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये भी पी वाई क्यू, ये सब पी वाई क्यू है, और ये भी पी वाई क्यू था, ये भी सीबीएसई
ये भी सीबीएसई 2025 का पीवाईक्यू है, 2025 का। ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, सब पीवाई, जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो सब पीवाईक्यू आपको दिखेगा। देखिए, वाई डू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस, हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं और किस लॉ पे हम लोग बैलेंसिंग करना सजेस्ट किया और बैलेंसिंग कुछ दिया वो हमको बैलेंस करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो बराबर हो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, जो रिएक्टेंट पे मास है वही मेरा प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। अब किस लॉ पे है, हम बताए थे कि ये किस लॉ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब एक बैलेंसिंग हमको बोला है तो बैलेंस कर देते हैं। देखिए चलिए, यहाँ जिंक है, ठीक है, यहाँ जिंक है क्या, मेटल, इधर इधर भी मेटल। सबसे पहले इधर एक है, इधर तीन है, तो यहाँ तीन लगा दिए, ठीक है, दोनों तरफ। अब आ गए नन। अब ये देखो यहाँ पे फोरस फोरस है, ठीक है। सेकंड में यहाँ पी कितना है, यहाँ 2 होगा, यहाँ एक छूट गया, देखो यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे मेरा पी जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरा पी 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए, ठीक है। स्टेप 2 भी बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन का बात। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, और ये नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और ये 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, 8 है। यहाँ भी देखो 4 दूने 8 है। अब हाइड्रोजन बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 दूने 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो बैलेंस हो गया। ये हो गया ना बैलेंस। हो गया बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 4 रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है बताते हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कंबाइनिंग, फॉर्मेशंस करके कंबाइनिंग। वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन होगा रिएक्टेंट का मिलकर, अब वो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन आपस में होकर सिंगल एक प्रोडक्ट बनाए। जैसे ए बी मिला और सी बना लिया एक नया प्रोडक्ट सिंगल, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे पी क्यू आर एस मिला रिएक्टेंट और एक एक्स सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, उसे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन ही होता है क्या, यहाँ पे देख लो एक बार, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जो एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का पहला पेज का है, जो एक एक्टिविटी है वो है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 7th 8 में भी देखा हूं उन लोग का भी बुक में, जब मैं पढ़ाता था उसमें है, तो ये आपको मिलेगा और इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्या आता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें, उससे ही एक बात एक और होता है कंबशंस। हम लोग जब केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे कंबशंस बताएंगे। कंबशंस क्या होता है कि कोई भी नेचुरल गैस या अल्केन कोई भी हो, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जलता है उसे कंबशंस कहेंगे, वहां पे बताएंगे, ठीक है। फर्दर आगे पूरा डिटेल में वहां बताएंगे। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या मतलब, शब्द क्या है बर्निंग। बर्निंग बात करें तो देखो, बर्निंग कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसको जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को। ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं, तब ये मेरा बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और ये हीट देता है, मतलब ये हीट दिया, रिलीज किया। अब जो हीट रिलीज करता है तो याद रखना वो एक्सोथर्मिक होता है। अब एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक हम बताएंगे क्या होता है। जो हीट रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक होता है, जो हीट ऑब्जॉर्व करे वो इंडोथर्मिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, एक
मैग्नीशियम रिबन होता है और मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं। बर्न हुआ, बर्न करने से पहले एक कंडीशन आता है, इसको हम लोग रब करते हैं सैंड पेपर से। किससे? सैंड पेपर से रबिंग करते हैं। सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑक्साइड लेयर पहले से जो प्रेजेंट है वो क्या हो, मेरा रिमूव हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू वी द मैग्नीशियम, व्हाई डू वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर द बर्न। बर्न होने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रब क्यों करते हैं? तो बिकॉज टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ओके, आगे बताएंगे। दूसरा बात, जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक ये व्हाइट डैजलिंग लाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और ये फ्लेम प्रोड्यूस हमारे लिए डेंजरस है, मतलब ब्राइट लाइट प्रोड्यूस किया तो हमारे आंख को बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने समय हम लोग स्पेक्टिकल्स, या जिसे हम लोग चश्मा कहते हैं, चश्मा लगाते हैं। ठीक है। अब ये जब जल जाता है तो एक पाउडर मिलता है, देखो ये पाउडर दिख रहा होगा तुमको, ये पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो यहाँ पे बताएं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। इतना कुछ तुमको अब हम लोग समराइज करेंगे कि क्या है, और इसी पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। देखो, इसको रब कर देते हैं डायग्राम को, इसके ऊपर जो ये तुम लिख लेना। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, जब पहला कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वेरी ब्राइट लाइट, जब जलाते हैं तो इसमें से व्हाइट लाइट निकलता है। और एक मैग्नीशियम पाउडर मिला ग्लास में, देखो मैग्नीशियम पाउडर होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। हीट एनर्जी रिलीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब जहां टेम्परेचर, हीट रिलीज का शब्द आ जाए, जहां पे हीट निकल रहा है तो वहां समझना वो एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, हीट रिलीज होता है इसमें। एक चीज और आएगा क्या, इंडोथर्मिक, हम ऐसे बताएंगे आगे, लेकिन बता देते हैं। इंडोथर्मिक आएगा जहां पे हीट क्या होगा, हीट ऑब्जॉर्ब होगा। ठीक है, हीट ऑब्जॉर्ब होगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला और एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, वो समझते क्या है। देखो क्या है कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर, क्यों रब करते हैं? बिकॉज टू रिमूव द एनी लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन, जो पहले से कोई भी ऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट है उसे हम लोग रिमूव करने के लिए, इसलिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। दूसरा, व्हाई टू कीप द मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आइस, हम लोग मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो अपने आंखों को दूर क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे जो है ये एक्सोथर्मिक, एक तो हाईली हीट निकाल रहा है, और ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है, जिससे हम लोग देख नहीं सकते शॉर्ट टाइम आफ्टर लुकिंग। क्या होता है कि हम लोग धूप में ब्राइट लाइट में चाहते हैं तो हम कहीं अंधेरा डिम लाइट में आते हैं तो क्या होता है, हमको कुछ दिखता नहीं है, पूरा आंख एकदम ब्राइट ब्राइट रहता है। जैसे ही इसमें भी होता है। अब एक क्वेश्चन है इसमें से कि सिलेक्ट द फॉलोइंग, ये भी पीवाईक्यू है, सब पीवाईक्यू है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। देखो एक बात, ट्रू और नॉट ट्रू जहां पे आई, इसको हम लोग पहले एग्जाम में हमेशा सर्कल करेंगे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि बच्चा ये गलती करता है कि ट्रू और नॉट ट्रू नहीं समझता कि स्टेटमेंट हमसे ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, तो इसमें से हम लोग गलत फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू, गलत चीज को ढूंढना है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हैं तो क्या होता है, उसमें से व्हाइट लाइट निकलता है, डेजलिंग पहला में व्हाइट लाइट निकलता है। हाँ, क्या ये व्हाइट पाउडर बर्निंग होता? हाँ, ये भी फॉर्मेशन है। क्या एक इंडोथर्मिक है? देखो इंडोथर्मिक क्या बताए, हीट ऑब्जर्व करना। क्या हीट ऑब्जर्व करता है? नहीं, मेरा तो एक्सोथर्मिक होता था ना, यहाँ तो मेरा एक्सोथर्मिक होता था। क्या मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात करें क्विक लाइम के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम क्या होता है। देखो क्विक लाइम इन वाटर, जब हम लोग क्विक लाइम को डालते पानी में, चूना पानी का शब्द सुने होंगे, है ना? चूना पानी, जब घर में गांव वगैरह में चूना अभी भी होता है तो एक चूना पत्थर इतना टाइप का होता है। ठीक है, उस पत्थर को हम लोग पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो उसमें से हम लोग को हीट निकलते हुए दिखता है, गर्म और खौलते हुए दिखता है। वो खौलता क्यों है? क्योंकि उसमें से हीट रिलीज करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस कारण उस बकेट, जिस बकेट में डालोगे उस बकेट को टच भी करोगे तो वो बकेट बहुत हीट रहेगा। वही एक्सपेरिमेंट हम लोग को यहाँ सीखना है कि क्विक लाइम इन वाटर। ठीक है,
तो क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डालते हैं, मतलब चूना को हम लोग पानी में डालें, क्विक लाइम को एक और नाम है जिसे हम लोग इसका कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, जब डाले तो क्या फॉर्मेशन करके हमको देता है, ये एक्वस देखता है। एक्वस मतलब क्या बताया था, सॉल्युबल इन वाटर। ये हमको क्या देता है, ये तुमको याद रखना है, ये तुमको देता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम, इसका और नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तुमको याद करना है। ओके, अब उसके साथ हीट निकलता है, देखते होगे बकेट से हीट निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तुमको क्या याद रखना है कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डाले तो मेरा स्लैग लाइम बना के दिया है, ये एक्सपेरिमेंट याद रखना है। पूछता है जनरली क्विक लाइम को वाटर को डाले तो क्या बनाता, स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का फॉर्मूला पूछ देगा, क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछ देगा, कहीं से भी इतना पूछ देगा घुमा फिरा के, बस इतना चीज याद रखना। देखो एक्सपेरिमेंट में यही कर रहा है कि हम लोग क्विक लाइम है, क्विक लाइम में वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ वाटर ऐड कर रहे हैं और इसको टच कर रहे हैं तो हीट यहाँ से निकलता है। देखो स्लैग लाइम बनाया है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहें। ओके, देखो क्या होता है कि जब इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तुरंत ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ, और एक्सोथर्मिक, धीरे धीरे इसमें पानी डालते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। देखो कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल रहा है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और ये क्विकलाइमिन, देखो क्विकलाइम किस में बनाने में आता है, सीमेंट बनाने में आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2023 का है क्वेश्चन, जब हम भी सीबीएसई 2023 में एग्जाम दिए थे वहां। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम वाटर इज, मतलब हमसे पूछा है कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और बैलेंस के साथ साथ हमको बताना है। तो क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, अब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करे तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बनाता है, जिसे हम लोग स्लैग लाइम भी कहते हैं, स्लैग लाइम भी कहते हैं। प्लस ये क्या देता है, हीट देता है। अब देखो इस मैच हो रहा है, जिससे मैच हो रहा है वो करो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड ही बन रहा है, ये गलत है। दूसरा देखो, केमिकल ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम स्लैग लाइम तो बनाया, हीट भी दिया पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिया, ये भी गलत। तीसरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हीट बनाया, ये सही है। चौथा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए वाटर को तो ये कैल्शियम ट्राइऑक्साइड, देखो 3 बना दिया, ये गलत है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 होता है। ओके, अब व्हाइट वॉश वॉल क्या होता है सर, व्हाइट वॉश वॉल देखते हैं क्या होता है। देखो व्हाइट वॉश वॉल क्या होता है, जब हम लोग चूना जब तैयार कर लिए, क्विक लाइम को हम लोग बकेट में डाल के जब तैयार कर लिए तो मॉर्निंग 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके एक लेयर चढ़ाते हैं, देखो पेंट करते हैं। ठीक है, ये पेंट किसका होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो स्लैग लाइन है, इसका लेयर चढ़ाते हैं। देखो इसका लेयर चढ़ाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये मेरा तैयार हुआ उसका हम लोग लेयर चढ़ाए दीवार पे। तो जब कलर करते तो फेडेड कलर देता, फीका फीका देता है, मतलब उतना इसमें कलरेंस नहीं होता, अपीयरेंस देता है पर उतना नहीं देता। क्या होता है, जब जैसे हम इसको कलर किए, नहीं दिख रहा हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इन्वायरमेंट में इसका लेयर चढ़ा है और ये जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट कर जाता है, मतलब इसको छोड़ते 1-2 दिन के लिए तो ये रिएक्ट करता है जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। देखो यहाँ पे यही है, ये हमारा स्लैग लाइम है। ठीक है, ये मेरा स्लैग लाइम है और ये CO2 इन्वायरमेंट से रिएक्ट करता है, एयर फ्रॉम एयर से, तब ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसका एक नाम और क्या है, इसका एक नाम और है, लिख देते हैं यहाँ पे, जो नाम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एक और नाम है लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन बनाया जिसे कैल्शियम और वाटर बनाया। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है, याद रखना है तुमको। अब
देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन करते हैं हम लोग व्हाइट वॉश वॉल के लिए, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज करते हैं? व्हाइट वॉश वॉल के लिए। इट रिएक्ट स्लोली विथ CO2 के साथ रिएक्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म 2-3 दिन में वॉल पे फॉर्मेशंस कर जाता है और ये एक शाइनी अपीयरेंस देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है, ठीक है, शाइनी कलर। अब ये अपीयरेंस CO2 कब देता है? जब स्लैग लाइन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बहुत देर के बाद ये हमको शाइनी नेचर देता है। ये फीका देगा और CO2 के साथ रिएक्ट करके हमको शाइनी नेचर देता है, ठीक है। अब जैसे अदर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि अदर एग्जांपल तुमसे पूछ दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अदर, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला हम लोग जलाते हैं ना, तो कोयला जलाते हैं तो कार्बन को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो CO2 निकलता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर का भी ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। देखो H2O2 हम लोग मिलाएं तो ये H2O बना दिया। अब हम लोग आगे जाके जब हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो वाटर को, यहाँ पे देखो वाटर को जोड़ना सीख रहे हैं कि वाटर कैसे बना, वहां पे हम लोग वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो यही बनेगा, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो H2O2 बनेगा। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ेंगे करंट के द्वारा कैसे हम लोग किसी भी वाटर को ब्रेक डाउन किए तो डिकम्पोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक। अब बात करें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोसेस क्या है, पूछ रहा है इन्वॉल्व इसमें क्या किया है। एग्जांपल जैसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में नहीं होता, ये डिकम्पोजिशन में होता है। बर्निंग ऑफ मीथेन, मतलब बर्निंग ऑफ मीथेन बात करें, ये देखो CH4 जला और O2 रिएक्ट किया, ये न्यू केमिकल बना देगा। ये केमिकल कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर यही बता रहे थे, यही सीखेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बर्निंग ऑफ कॉल भी होता है। ये हो गया तीनों, ये सिलेक्ट कर लिए। ऑप्शन आया होगा इसमें कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सॉरी 1, 2, 3 नहीं है यहाँ पे, 2, 3, 4 करेक्ट है। 2, 3, 4 करेक्ट है यहाँ पे, सिलेक्ट करना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन जो है कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि A प्लस B C बनाता, पर डिकम्पोजिशन में यही C जो है A और B में ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज अ डिकम्पोजिशन, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा में प्रोडक्ट में टूट जाएगा, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे AB एक साथ है, AB A और B में टूट गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यहाँ पे, ये देखो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये देखो कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जिसे क्विकलाइन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया CO2 बनाया, ठीक है। अब समझ में आया, डिकम्पोजिशन एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जो डिकम्पोज कर देता, ब्रेक डाउन कर देता अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, मतलब एक रिएक्टेंट को 2 प्रोडक्ट में या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करने को ही हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे। एक PYQ है, देखते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द एक्स बताना है कि क्या होगा इन द केमिकल रिएक्शन। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है और हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल होता है, हीट किए तो ये एक्स बनाया क्या, CO2, ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CaO, जिसे हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं, और इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बनाते हैं, जिसे हम लोग इसको क्विकलाइम कहें, ठीक है। जिप्सन है नहीं है, लाइमस्टोन नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का पढ़ेंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन में हम लोग हीट से रिलेटेड थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर लाइट में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है, ओके। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल का मतलब हीट देना। जब हम लोग किसी चीज को हीट देंगे तो हीट में वो जो ब्रेकडाउन होता है ना, किसी चीज को हीट देगा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो हीट किए तो जो FeSO4 है वो फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड में, और ये ब्रेक डाउन होकर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर, ये देखो ग्रीन इन कलर होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है डायग्राम में ग्रीन इन कलर का। ये ग्रीन इन कलर कब होता है, जब इसमें 7 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है तब। सबसे पहले यहां देखो, पहले पढ़ लेते हैं, जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो ये पानी जो अपना लॉस कर जाता है और व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। पहले
ये FeSO4 होता था, 7H2O यहाँ पे होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। जैसे इसको हीट किए तो क्या हुआ, ये व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया, FeSO4 में, FeSO4 जो यहाँ पे FeSO4 लिखा। फिर फर्दर इसको हीट किए तो ये मेरा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में चेंज हुआ, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ। ओके, वही बोल रहा है, जब हम लोग हीट किए तो इसका कलर व्हाइट में चेंज हो गया, ऑन फर्दर हीट किए तो फेरिक ऑक्साइड जो है रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन में चेंज हुआ। अब इससे क्या निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, जब हम लोग सल्फर का स्मेल देखते हैं, मैचस्टिक स्मेल, कैसा स्मेल आता है, ये इसका जो महक आता है, जो हम लोग माचिस जलाते हैं जिससे उससे जो महक आता है वैसा ही आता है स्मेल SO2 और SO3 का, जो सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, मतलब थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, पंजेंट, थोड़ा बेकार स्मेल होता है। अब SO2 SO3 जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, हम एसिडिक अब बेस में बताएंगे कि नेचर ऑफ एसिड क्या होता है, ठीक है। यहां देख लो, देखो FeSO4 7 मोल ऑफ वाटर है, ग्रीन विट्रियल ग्रीन कलर का है, जब इसको हीट किए तो ये व्हाइट बना, पहले ये था व्हाइट बना, फिर फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे देखो हीट किए, यहाँ पे हीट किए तो ये इसमें बना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चंस की, देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन यू हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब वाटर का प्रेजेंस, वाटर प्रेजेंस। जब हम लोग ऑब्जर्व किए कि जब हम लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, तो गिव बैलेंस क्या होता है वो देखना है। तो क्या होता है, जब हम लोग हीट करते हैं तो वो फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पे है ना हाइड्रेटेड, इसको हीट किए तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट में चेंज हुआ, 7H2 हीट हो गया, उसके बाद इस फर्दर हीट करते तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, बस। अब बैलेंसिंग कर देंगे, देखो बैलेंस अब किया हुआ है, यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे, तो इतना कुछ करना है तुमको। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो अब आए हम लोग PbNO3, याद करो ये एग्जांपल करवाए थे, ये पूछा था बैलेंसिंग CBSE 2025 में, जो बैलेंसिंग में हम लोग पढ़वाए थे उसमें यही चीज था। PbNO3 को जब हम लोग हीट किए तो देखो लीड नाइट्रेट को हीट किए, लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, हीट किए तो वो लीड ऑक्साइड में चेंज हुआ NO2, और ये O2 में, ये NO2 है ब्राउन फ्यूम। देखो ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ना, हीट के प्रेजेंस दे रहे, हीट दे रहे तो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। अब NO2 एक ब्राउन फ्यूम पंजेंट स्मेल करता है, जब इसको हीट करते हुए क्रैकिंग साउंड देता है, ब्राउन फ्यूम NO3 जो है इरिटेटिंग या पंजेंट स्मेल देता है, ठीक है। पीबी जो यहाँ पे बनता है वो येलो सॉलिड एसिडिक होता है, और NO2 गैस जो होता है एसिडिक नेचर का, जो भी गैस निकल रहा है एसिडिक नेचर का निकल रहा है, देख रहे, एसिड नेचर बताएंगे इसके बाद वाले चैप्टर में क्या होता है। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो सब में हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट रिलीज नहीं हो रहा है, हीट हम लोग दे रहे हैं, और हीट देगा तो मतलब हीट ऑब्जर्व करेगा तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन लीड नाइट्रेट, जब हम लोग लीड नाइट्रेट PbNO3 को हम लोग हीट किए थे तो क्या निकला था, PbO प्लस NO2 प्लस O2 निकला था। हीट किए तो हमको प्रोडक्ट बताओ क्या क्या ऑफन हुआ, PbO N2O नहीं हुआ था, NO नहीं हुआ था, PbNO नहीं, यहाँ पे 3 ये गलत, ये देखो NO2 PbO और O2 ये सही है। अब आए वाटर, देखो वाटर का हम लोग जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे तो एक देखे थे वाटर का, वहां पे क्या हुआ था, कॉम्बाइन होके वाटर फॉर्मेशन किया। पर यहाँ पे एक क्या है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर का ब्रेकडाउन, वो जो वाटर बना उसी वाटर को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये देखो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जो ये ट्यूब दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। देखते जाओ क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं खुद बना के दिखाता हूं क्या है। जैसे एक बकेट लिए, ठीक है, समझते रहना क्या है, इस बकेट में दो ट्यूब लगाए, ठीक है, ठीक है, एक को बोले कैथोड है, कैथोड, एक को बोले एनोड है, ठीक है।
अब यहाँ पानी है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब ये दोनों को हम लोग एक बैटरी सोर्स से जोड़ देते हैं, मानते हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब वाटर देखो, ये प्योर वाटर नहीं है, डिस्टिल वाटर है। प्योर वाटर में कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर है। चाहे तुम प्योर वाटर भी हो, उसमें थोड़ा नमक वगैरह एसिड वगैरह मिला दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। अब हीट किए, सॉरी इसमें करंट पास किए, तो देखो क्या होता है, H2O जो है दो चीज में चेंज होता है, H2 प्लस O2, ये में ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक होगा। अब कौन गैस किसके पास कैसे पता करें, देखो एनोड के पास जाता है O2, यहां आएगा O2 और यहां जाएगा H2। यहां बबल छोटा 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 बबल रहता है, ऐसे देखो यहाँ पे बबल बना होगा डायग्राम में, ये दिख रहा है बबल, देखो डायग्राम को खराब नहीं करेंगे, ये डायग्राम देखो बबल दिख रहा होगा छोटा छोटा छोटा। सर ये कैसे पता कि ये बबल O2 है और ये बबल H2 है, हाउ टू फाइंड? तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक स्टिक लेते हैं, जो इसे हम लोग अगरबत्ती कहते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है। और ये अगरबत्ती को हम लोग दोनों कैथोड और एनोड के पास रखते हैं, एक को यहां रखे, ठीक है, वन, और एक को रखे यहां, चला हुआ, ठीक है। देखो ये जल रहा है, जो स्टिक है ये जल रहा है। अब कैथोड के पास ले गए तो इससे जो गैस निकला, हमको नहीं पता है कि H2 है, लेट सपोज जो गैस निकला और ये जलता हुआ स्टिक है, यहां से एक साउंड रिलीज हुआ जो था पॉप साउंड। कैसा साउंड था? पॉप साउंड आवाज था। पॉप साउंड था, ठीक। जहां पॉप साउंड आवाज करे तो समझ जाना हाइड्रोजन के कारण होता है, ठीक है। अब यहां पे ले गए तो ऑक्सीजन क्या किया कि ऑक्सीजन हमेशा हेल्प करता है बर्न होने में, तो O2 इसको और सपोर्टर का काम कर रहा था जलने में। तो यहां से हमको पता चला कि एनोड पे O2 है। अब देखो इसको याद कैसे करना है कि एनोड पे क्या है, एनोड पे क्या है मेरा और कैथोड पे क्या है। कैथोड पे मेरा क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी एनोड पे है मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, और कैथोड पे मेरा है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड होता है निगेटिव। इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं, देखो एक चीज याद रखना, एनोड का ए ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम लोग पी, पॉजिटिव का ओ ले लेते हो, देखो पाव बन गया, पाव भाजी, पाव बन गया। तो ऐसे याद रखना है कि एनोड पे पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन होता है, बस इतना याद रखना। वही यहाँ पे देखो समराइज किया है यहाँ पे सब कुछ, देखो क्या है, H2O जो है, H2 और O2 ये बैलेंस कर दिए, बैलेंसिंग है, ठीक है, ये बैलेंसिंग है। H2 गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड एंड O2 गैस एनोड पे मिला है। वॉल्यूम देखो, ये दोनों बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है हर बार। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कितना है मां उसके प्रेजेंट है, देखो डेंसिटी बराबर होता है वॉल्यूम अपन मास, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी अपन मास। वॉल्यूम देखो, वाटर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन देखो 1 है, मतलब वॉल्यूम पूछे तो ये 2:1 में है ना, वही है 2:1। और मास रेशियो पूछे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये 1:8 ऐसे बना। तो मास रेशियो कितना है 1:8, ये दोनों पॉइंट तुमको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कर रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज ब्राउट नियर, ले गए कैथोड पे ले गए तो H2 है, तो पॉप साउंड निकला हम लोग को सुनने को, और कंबस्टिबल बट सपोर्टर नहीं था, सपोर्ट नहीं करता है। एनोड के पास ले गए तो कैंडल बर्न ज्यादा ब्राइटली किया क्योंकि वो
सपोर्टर में हेल्प करता था। अब एक बात और, यहां देखो क्या बोल रहा है कि प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम लोग फ्यू ड्रॉप एसिड को ऐड कर देंगे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोलाइट अलाउ द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। ठीक है, समझ आ गया? ओके, इतना तुमको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है क्या कि बोल रहा है कि विल द इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर बिफोर द पासिंग द करंट ड्रॉप एंड आर एसिड एडेड, वाई? क्यों ऐड करते? क्योंकि पुअर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी ऐड नहीं हो कंडक्ट नहीं होता, जिसके कारण हम लोग एसिड ऐड करते थोड़ा सा, क्योंकि एड गुड इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट करने लगे। अब बोल रहा है कि नेम द गैसेस लिबरेट एट द कैथोड। कैथोड पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन। और एनोड पे क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या है? गैस का वॉल्यूम 2:1 है, और उसका मास कितना है? रेशियो उसका है 1:8। अब लास्ट डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस ऑफ फोटोलाइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो फोटोकेमिकल में क्या होता है कि दो ही एग्जांपल इसमें याद करना है। क्या क्या? एक तुमको सिल्वर क्लोराइड का याद रखना है, एक सिल्वर ब्रोमाइड का याद रखना है। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड और एक सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल याद रखना है, ब्रोमाइड। ठीक है, जब इसको हीट दिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हीट हुआ, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, और ये किस में चेंज होता है? सिल्वर और ब्रोमीन में। ठीक है, बस इतना ही तुमको याद रखना है, हमेशा हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अब बताओ कि क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल। देखो यहाँ पे एग्जांपल, देखो यहाँ पे डायग्राम भी देखो, ये है ना, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। अब सनलाइट पड़ा तो ये ब्रेक डाउन होके Ag प्लस Cl अलग हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि सर ये तो सनलाइट के प्रेजेंस में कभी ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो हमको कभी AgCl का नीड होगा तो हम कैसे लाएंगे? वो तो हमेशा ब्रेक डाउन हो जा रहा है सिल्वर और क्लोरीन में, हमको AgCl का काम है, तो कैसे मिलेगा? कभी भी लाएंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तब उसको हम लोग ब्लैक डब्बा में रखते हैं। वही बोल रहा है कि दिस इज वाई AgCl और AgCl आर केप्ट इन ब्लैक कलर बोतल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको ब्लैक कलर के बोतल्स में रखते हैं। और एक बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमको यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में मेरा यूज होता है, ये तुमको याद करना है, ये बात है और ये बात है। अब देखो वही बता रहा है, क्वेश्चन यही है, जितना पढ़ा है उसको समराइज कर दिया है कि सिल्वर क्लोराइड को केप्ट इन चाइना डेजर्ट, ग्रे इन सनलाइट हो जाता है। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट कलर का होता है। और हम लोग चाइना डिश में उसको रखे हुए हैं, देख रहे हो चाइना डिश में है यहाँ पे। अब क्या है कि ये टाइप कैसा है? ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका देखो बता दिया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अब ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे यूज है? स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, ये व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, दोनों AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज द सेम पर्पस। तो एक और क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड सेम पर्पस के लिए यूज होगा। इतना याद हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में थर्ड। ठीक है, थर्ड में आए तो क्या आया? थर्ड में आया मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना। क्या करना? डिस्प्लेस कर देना। किसको डिस्प्लेस करना? एक को दूसरे को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेना। जैसे एक ए है और एक BC कपल है, ये दोनों बोर हो गया, तो क्या किया? ए को चाहिए था कपल, तो ये ज्वाइंट हो गया सी के साथ न्यू कपल। अब बेचारा बी अकेला हो गया, अलोन हो गया, बेचारा बी उदास हो गया। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेस होने का कैसे डिस्प्लेस होता है। देखो डिस्प्लेस कब करेगा? जब सामने वाला कमजोर हो, जब इसका बॉन्डिंग कमजोर हो गया तभी तो ये ए डिस्प्लेस कर पाया, मतलब ए यहां पे स्ट्रांग होगा तभी तो इसको डिस्प्लेस कर पाया BC को। यदि BC स्ट्रांग होता, उन लोग का बॉन्डिंग स्ट्रांग होता, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता, तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाता? बताओ, नहीं ना। मतलब डिस्प्लेस करने वाला इंसान कहीं ना कहीं ताकतवर होगा,
डिस्प्लेस होने वाला इंसान कमजोर होगा। क्या यही बोले यहाँ पे, क्या बी और एसी डिस्प्लेस कर पाएगा? बी तो वीक हो गए, वीक है, तो मतलब क्या बी सी के साथ फिन कॉम्बिनेशन बना लेगा और ये अलग हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि एसी अब यहाँ पे मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, मतलब ए को अब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अभी। तो कभी भी तुमको डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस कैसे होगा? जब डिस्प्लेस करने वाला इंसान या मेटल्स नन वो क्या हो? स्ट्रांग हो। अब स्ट्रांग देखो मेटल, ये हम लोग जब मेटल नन मेटल पढ़ेंगे चैप्टर 3 उसमें बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज कि कैसे कौन सा मेटल को डिस्ट्रीब्यूट किया रिएक्टिविटी में, कौन सा सबसे ऊपर में होता है रिएक्टिविटी, सबसे ताकतवर होता है, कौन सबसे लेस रिएक्टिव होता है। मतलब इतना समझ लो कि जो ऊपर वाला मेटल्स है वो ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, नीचे जो लास्ट है वो वीक है। तो तुमको याद रखना, देखो सबसे पहले है सोडियम, सॉरी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये अरेंज है एकदम सीक्वेंस में कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले कौन है? पोटाशियम, दूसरा सोडियम। अब इसको तुमको याद कैसे करना, एक ट्रिक बताते, देखो के से एक फुल फ्रॉम, के से याद करो कैटरीना, सोडियम का याद करो एने का याद कैटरीना ने, कैल्शियम कार, मैग्नीशियम का मांगी, क्या मांगी? कैटरीना ने कार मांगी, क्या मांगी? अल्टो, जेन, फेरारी मांगी। देख लेना फेरारी का क्या स्पेलिंग होता है। फिर भी फिर भी एच क्यू मिला, एच जी क्या होता है? मरकरी, एम से मिला, सिल्वर, ऑडी। ठीक है। के से कैटरीना, एन से ने, सी ए से कार, एम जी से मांगी, अल्टो, अल्टो नहीं अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी एच क्यू मिला, सिल्वर, ओडी। ठीक है। जैसे अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में बात करें तो जिंक, देखो जिंक और यहाँ कॉपर है, मतलब ये डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? तो यहां से देखो जिंक क्या है, जिंक और कॉपर कहाँ है यहाँ? क्या जिंक डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये स्ट्रांग है, जिंक ज्यादा स्ट्रांग है ना? तो ऐसे ही तुमको सबको देखना है कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जिंक करेगा तो क्या आएगा? Zn जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर अलग करेगा, फिर जिंक हाइड्रोजन को भी कर देगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन है और ऊपर जिंक है, मतलब ये क्या करेगा? जिंक SO4 प्लस H2। देखो आयरन और कॉपर है, उसके बाद आयरन यहाँ है कॉपर यहाँ है, मतलब यहाँ भी कर देगा FeSO4 Fe2SO4 और ये कॉपर देगा। और ये देखो कॉपर है और लीड है, क्या कॉपर लीड को देखो, कॉपर कहाँ है? यहाँ, लीड यहाँ है, क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? नहीं, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रांग है, तो नहीं कर पाएगा, मतलब ये कोई रिएक्टिव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब बात करें हम लोग किसका, यहाँ पे आ जाओ, एक्टिविटी का बात करते हैं। देखो ये एक्टिविटी जनरली कराया भी जाता है स्कूलों में। देखो यहाँ पे आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, देखो ये ब्लू कलर का, इस कॉपर सल्फेट में आयरन को डालेगा, इस आयरन को इसमें डालेगा। डालने के बाद क्या होगा कि कॉपर सल्फेट देखो Cu है, ये डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा और वो ग्रीन कलर का होगा और कॉपर अलग उसके जो ये है इसके ऊपर कॉपर आ जाएगा लेयर, देखो आ गया कॉपर का लेयर, मतलब FeSO4 डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट को और Cu उसके अपर लेयर पे आके कलेक्ट हो गया। अब कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? तो याद रखना है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, FeSO4 लाइट ग्रीन होता है, याद रखना। ठीक है। यही देखो एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल दिया। देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 का, पूछा कि एक स्टूडेंट है जो आयरन नेल को डिप्ड किया एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वा सोल्यूशन मतलब सोल्यूबल इन वाटर है कॉपर सल्फेट में। ठीक है।
25 मिनट के बाद आफ्टर द अबाउट 25 मिनट्स ही वुड ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज चेंज, कलर चेंज हो गया। मतलब Fe जो है वो CuOSO4 के साथ रिएक्ट किया और ये बनाया है FeSO4 प्लस Cu। याद करो, ये CuSO4 ब्लू होता था और ये होता था लाइट ग्रीन, मतलब फेडेड ग्रीन, LIGHT, लाइट ग्रीन होता था, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेल ग्रीन भी बोल सकते हैं, फीका या फेडेड और कॉपर। तो ये कैसे कलर चेंज हुआ? क्या ब्लू टू कलरलेस हुआ? नहीं, ब्लू टू लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन हुआ। ब्लू टू पेल ग्रीन हुआ, हाँ ये बात सही है कि ब्लू टू पेल ग्रीन हुआ। पेल ग्रीन टू ब्लू हुआ? नहीं। पेल ग्रीन टू कलरलेस हुआ? नहीं। एक वैसे ही ये रिएक्शन है, देखो ये क्या बोल रहा है कि जेडन जिंक है और H2SO4 है। देखो ये ट्यूब है, ट्यूब में ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें, और सल्फ्यूरिक एसिड में छोटे छोटे देखो जिंक का ग्रेनुअल मिल रहा है, छोटे छोटा पार्टिकल मिल रहा है जिंक का। अब ये जेडन, ये जिंक इसके साथ रिएक्ट हुआ, ZnH2S, क्या बनाया? ZnSO4 और H2 बनाया। क्या बनाया? ZnSO4 और H2 बनाया। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर दिया ZnSO4, और यहां से देखो इससे गैस रिलीज हुआ, और ये गैस देखो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के सामने हम लोग कैंडल रखें, तो कैंडल रखे तो क्या होता है याद है? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देता है। कैसा आवाज निकलता है? पॉप साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, देखते हैं। H2 गैस इज अ कलरलेस, देखो H2 गैस जो निकला वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस, बस पॉप साउंड देता है, एक्सटिंग्विशन बर्निंग कैंडल। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्योंकि एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। डाइल्यूट एसिड, देखो डाइल्यूट एसिड का मतलब देखो कंसंट्रेशन एसिड है, डाइल्यूट एसिड का मतलब समझ लो। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि एसिड का मात्रा कम, एसिड कम वाटर ज्यादा। और कंसंट्रेशन एसिड में बात करें, एसिड में बात करें तो वहां पे वाटर कम एसिड ज्यादा, ये याद रखना। डाइल्यूटेड एसिड यूज किए बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, कंसंट्रेशन एसिड वुड मेक टू इवन एक्सोथर्मिक और डेंजरस रिएक्शन। मतलब जब हम लोग कंसंट्रेशन एसिड लेते हैं तो और भी डेंजरस होता है और ये ब्लास्ट भी कर जाता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को स्टडी करो, एंड द गैस इज फॉर्म्ड इन द, गैस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस। देखो यही डायग्राम को देखने के लिए बोल रहा है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे आता है। ये डायग्राम में क्या है? देखो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पॉप साउंड आ रहा है, आवाज है ना, पॉप साउंड आ रहा है। देखो ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो। अब ये डायग्राम में देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, रिएक्ट होके क्या क्या निकल रहा है देखो जरा। यहाँ पे रिएक्ट होके ZnSO4 और H2 दे रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल है? नहीं, H2 है। ऑक्सीजन ड्यू टू विच कैंडल बर्न? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड है? नहीं। हाइड्रोजन विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, ये है सही, करेक्ट। अब आगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग देखो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेस करना। मतलब देखो यहां बता रहा है कि जैसे ए बी एक कपल है और सी डी एक कपल है, ठीक है। अब कपल वाला ही बार बार एग्जांपल ले रहे हैं सर। ये दोनों कपल है, ठीक है। मानो ये दोनों में बी जो है बोर्ड हो गया, बी बोर्ड हो गया ए से, यहाँ पे सी बोर्ड हो गया डी से। तो क्या करेगा? ये दोनों कॉम्बिनेशन करेगा, मानते देखो। एक बात और, ए है मानो पॉजिटिव, बी है निगेटिव, बी सी है पॉजिटिव, डी है निगेटिव। मतलब यहां से बी बोर्ड हो गया, यहां से सी बोर्ड हो गया, यहां से ए, ये दोनों बोर्ड हो गया था, ठीक है। देखो क्या हुआ कि ये दोनों अब एक्सचेंज कर लिया। क्या? ए चल गया डी के साथ और बी चल गया सी के साथ, मतलब न्यू कपल बना लिया ए डी, ए प्लस डी माइनस, जिसे हम लोग ए डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? ए डी प्लस बी सी बना लिया, ठीक है, नया बना लिया। वैसे ही एक एग्जाम्पल तुमको दे रहा है, देखो ये याद रखना एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि N2SO4 है, मतलब सोडियम सल्फाइड है,
और बेरियम क्लोराइड है BaCl। तो सोडियम सल्फेट किसको डिस्प्लेस करेगा? देखो यहाँ पे ये इसको Cl को डिस्प्लेस किया और खुद एक NaCl बना लिया। और ये SO4 किसके साथ कैसे ऐसे हो रहा है? देखो ये रिएक्ट कैसे करता है, याद रखना। एक्सचेंज कैसे कर रहा है सर, हम ये बताइए। देखो Na याद करो, Na में क्या था? सोडियम में क्या था? Na+ याद है? SO4 में देखो, यहाँ नीचे आओ एक बार, ये देख लो Ba+। यहाँ पे जब शुरू में बताए थे कि ये देख लेना, देखो और नीचे यहाँ पे देखो सोडियम क्या था? Na+। देखो यहाँ देखो SO4 2- सल्फर है ना, ब्रोमाइड Br-, ठीक है, और क्लोरीन Cl-, है ना। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या होता है, उसका आयंस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आयंस एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयंस एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो इसको रफ करते तो देखो Na+SO4-, SO4 2- होता है, एक्सचेंज हो गया। Ba+Cl-, तो Na किसके साथ कॉम्बाइन होगा? NaCl के साथ होगा माइनस है, और Ba पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा? SO4 के साथ। तो वही यहाँ रिएक्शन किया है क्या, देखो कि Na+Ba+, तो ये BaSO4 बना लिया और ये NaCl बना लिया। अब Na2SO4 जो है वो कलरलेस है, BaCl2 भी कलरलेस है, बट ये रिएक्ट हुआ तो व्हाइट पीपीटी बनाया। व्हाइट पीपीटी मतलब पीपीटी का मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखना ये एग्जांपल, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। इन तीनों में से डिफरेंट क्या है? देखो ये देखो हमको दिख रहा है क्या क्या, NaCl AgNO3 क्या बनाया? AgCl। देखो Na+Cl- Ag+NO3- मतलब AgCl बनाया और NaNO3 बनाया, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड H2O क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, याद करो क्विक लाइन का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है ये KNO3 मतलब KO+Na3- H2+SO4-, मतलब KSO4 बनाया, KH नहीं KSO4, और यहाँ पे HNO3 बनाया, मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। Zn+Cl- होता है, H2+S- होता है, मतलब ZnS बनाया प्लस HCl बनाया, ठीक है, मतलब ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमसे पूछा क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डिफरेंट, अलग कौन है इसमें से तीनों में से? तीन तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ये अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये एक और है, याद करना है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या। देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2 और BaCl वही एग्जांपल है, तो BaSO4 और ये NaCl बना रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशंस करने वाली कुछ बातें हैं, क्या है वो देखो। इसमें व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाया, यहाँ पे देखो व्हाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाया, BaSO4 इज फॉर्म्ड हुआ और ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रिसिपिटेट हुआ। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं और सेमी इनसोल्यूबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेट। देखो प्रिसिपिटेशन का क्या होता है, दो एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस 1 और एक्वस 2 मिला, मतलब ये दोनों एक्वस था, है ना, ये एक्वस देखो ये एक्वस, ये दो एक्वस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तब फॉर्म करते हैं क्या, यहाँ पे इनसोल्यूबल सॉल्ट, जिसे पीपीटी का फॉर्म करते हैं, ठीक है। आयन इन सॉल्यूशन हुआ, देखो ये जो Na+SO4- Ba+Cl- हुआ, ये क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? आयंस एक्सचेंज हो रहा है ना, इतना याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एग्जांपल, देखो ये समराइज कर दिया, व्हाट ऑब्जर्व एक्वा सॉल्यूशन सल्फेट इज एडेड। देखो क्या हुआ, Na2SO4 किए, BaSO4 NaCl, एक लीड नाइट्रेट का एग्जांपल है, PbNO3 को Ki से किया, मतलब Pb+NO3- K+I3, मतलब Pb क्या बनाएगा? PbI2 बनाया, ये KNO3, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर दिया। ये देखो जो बना PbI2, ये क्या है तुम्हारा? येलो पीपीटी। वहां पे जो बनाया BaSO4, ये याद रखना कि कौन व्हाइट पीपीटी बनाता है, कौन येलो बनाया। BaSO4 व्हाइट पीपीटी बनाया और PbI2 येलो पीपीटी बनाया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां भी आयंस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट इन रिएक्शन दो तरह का है,
क्या, एक एक्सोथर्मिक और एक है इंडोथर्मिक। ठीक है, बता ही दिए। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक देखो, हीट निकाला, एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जो हम लोग देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में दो अंतर होता है। बच्चा लोग हमेशा गड़बड़ समझता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। दोनों को सांस लेना समझता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, नहीं। सांस लेना मतलब इनहेलेशंस, इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस। इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस जो होता है वो क्या होता है मेरा, ये होता है क्या, ब्रीथिंग होता है। और रेस्पिरेशन जो होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल particles, particles in the form of energy। देखो, ब्रीथिंग मतलब होता है इनहेलेशन, सांस लेना सांस छोड़ना। पर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जो हम लोग खाना मेरा ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उससे जो एनर्जी निकलता है वो हमारे ब्लड में जाता है। वो कौन करता है हेल्प, रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन को हेल्प करता है ऑक्सीजन करनी, ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चला। तो रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। अब एक्सोथर्मिक में देखो, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन हुआ, CO2 H2O बनाए। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज कर रहा है। डिकम्पोजिशन ये पूछा था सर्सन रीजन में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोज, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसमें से बदबू, स्मेल और हीट निकलता है, उसे हम लोग, वो भी एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, और क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पड़े वो भी एक्सोथर्मिक है। क्विक लाइन वो भी एक एक्सोथर्मिक है, ये सब एक एक्सोथर्मिक है। अब देखो ये क्या है, C6 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर, C6H12O6 6CO प्लस 6H2O, ये क्या है, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं या हीट निकल रहा है, बताओ। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें हम लोग ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ देखो, ये देखो CO2H2 और एनर्जी निकल रहा है ना। तो ये किस, क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना इंडोथर्मिक हो रहा है, और ना न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट निकल रहा है। पर यही इंडोथर्मिक किसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में हम लोग हीट देते हैं, देते हैं ना फोटोसिंथेसिस में हीट। तो वो इंडोथर्मिक हो गया, और एक्सोथर्मिक में रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, इतना तुमको याद रखना। अब देखो इंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल, इसमें से सिलेक्ट करना है इंडोथर्मिक। ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स क्या है, एक्सोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन, डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता था, CaCO3 को हम लोग क्या करते थे, हीट देते थे, हीट देते थे तभी तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता था। हीट देना है कहीं कहते हैं हम लोग क्या, इंडोथर्मिक। बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। अब देखो पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, देखते जाना, दो चीज याद रखना, जहां जहां ये दोनों होगा, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहां गेन होगा ऑक्सीजन का वहां ऑक्सीडेशन होगा, और जहां हाइड्रोजन का लूज होगा, लॉसेस होगा, वहां होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है क्या होगा, तुम्हारा रिडक्शन। ये दोनों होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, यहाँ पे देखो एक चीज प्रिंटिंग गलत हो गया, यहाँ देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दोनों जगह हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओके, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। ये याद हो गया। देखो अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते कि कौन ऑक्सीडेशन होता है और कौन रिडक्शन होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन दो चीज और क्या, एक हम लोग जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, और एक जानेंगे रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। एजेंट मतलब कोई करने वाला, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन करवा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं, रिडक्शन समझ लेते हैं, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझेंगे। देखो ये जिंक कार्बन मिला है, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है। अब ये देखो जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड, जिंक में फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मेरा हुआ लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब देखो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन हट गया, मतलब देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, रिडक्शन। तो ये क्या होगा, रिडक्शन। और ये देखो कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मतलब गेन हुआ ऑक्सीजन का। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन क्या है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या तुमको याद रखना है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, देखो जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, यहां देखो जो ऑक्सीडेशन होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जो रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आया, देख मतलब इस रिडक्शन को कराने वाला कौन है, कौन एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो करवाता है रिडक्शन होने में। जैसे देखो यहाँ पे जेडेनो जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कराने वाला कौन था, कौन लिया ऑक्सीजन छीना कौन, तो सीओ, है ना। तो हेल्प कौन किया, तो ये रिडक्शन हुआ, यही इसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, तो वही क्या होगा, यही मेरा होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन एक टॉपिक, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा केमिकल इक्वेशंस, ऐसा केमिकल इक्वेशन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। वैसे ही देखो एक एग्जांपल करवाते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे MnO2 HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O बना रहा है। जैसे देखो MnO2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, MnO2 इसका क्या, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस किया, और ऑक्सीजन किसका लॉस करता है, याद करो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन किसका लॉस करता है, रिडक्शंस का, है ना। मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, हुआ ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। अब ये देखो HCl में, HCl में क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसका होता था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। अब बताओ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये मेरा क्या है, रिडक्शन हो रहा है तो ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है। वही यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ, MnO2 इज ऑक्सीडाइज, MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा नहीं, MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है, ये गलत है। HCl ऑक्सीडाइज, हाँ HCl ऑक्सीडाइज, ये ठीक है। MnO2 रिड्यूस, हाँ MnO2 रिड्यूस हो रहा है। फिर ये MnO2 इज रिड्यूस एंड, देखो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट में दे रहा है तो ये ज्यादा सही है, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन, देखो कॉपर को जब हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट है ये चाइना डिश है और इसमें हम लोग कॉपर डाले, ठीक है। अब इसमें कॉपर डाले और नीचे से बर्न किए, तो बर्न हुआ किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्ट होके एक क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्या, कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब कॉपर क्या था, कौन कलर का, रेडिश ब्राउन, देखो दिख भी रहा, अब बर्न होने के बाद ये ब्लैक कलर का हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वही बता रहा ऑब्जर्वेशंस में, कॉपर कॉपर को कभी भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं या बर्न करते हैं तो वो ब्लैक कलर में हो जाता है। रेडिश ब्राउन ऑफ कॉपर मेटल चेंज इनटू ब्लैक कलर, जिसे कॉपर ऑक्साइड भी कहते हैं। अब अब हमको यहां से वापस हमको कॉपर चाहिए, तो कैसे करेंगे, कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर वापस चाहिए तो रेडिश ब्राउन में, तो क्या करेंगे, तब हम लोग वहां से H2 गैस से रिएक्ट करवा देते, पास कर दे, H2 गैस पास द कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर जो चेंज हो जाएगा ब्राउन में, वापस ब्लैक कलर ब्राउन में हो जाएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड है, उसको हाइड्रोजन गैस से पास किए तो वो कॉपर अलग बन गया रेडिश ब्राउन, और वाटर अलग हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल वही है, उसमें देखो ये PyQ है, ओके। देखो कॉपर वायर को बर्न किया फ्लेम में तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, हाउ कैन द केमिकल रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो वापस हमको कॉपर मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया H2 से तो कॉपर मिल गया हमको। अब आते हैं कोरिजन, और एक आगे इसके बाद रेंसिडिटी भी पढ़ना है। देखो कोरिजन क्या है, कोरिजन मतलब किसी भी मेटल्स को तुम एयर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखोगे, एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर, मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट आने में क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा, और इसी कोरिजन के कारण कोई भी मेटल रस्ट होता है, जिसे हम लोग कोरिजन कहते हैं। देखो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एक मेटल पे अटैक करता है क्या, मॉइस्चर के द्वारा, या वाटर वेपर होता है, या ऑक्सीजन होता है, या एसिड हो सकता है, वो कोरोड कर देता है, उसी को हम लोग कोरिजन कहते हैं। कोरिजन का मतलब समझ में आया कि मतलब किसी भी मेटल को कोरेड कर देना, रस्ट कर देना बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर वेपर इज नोन एज कोरिजन। जैसे उसमें एक एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, आगे एग्जांपल भी देखो, जैसे टार्निश ऑफ कॉपर, कॉपर का भी रस्टिंग होता है, जंक लगता है, तो कॉपर किसमें जंक लगकर वो रेड टू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, मतलब रेड, रेडिश ब्राउन होता है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन होता है, वो किससे कलर हो जाता है, जंक लगकर। तुम वायर वगैरह में देखना, वायर वगैरह में हरा कलर का हो जाता है, या कॉपर बर्तन में देखना, जो यूटेंसिल कॉपर बर्तन होते हैं उसमें भी हरा हरा कुछ दिखेगा तुमको, तो वो रस्ट हो जाता है, ठीक है। तुमको सिल्वर भी देखता होगा कि सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, तो सिल्वर कैसे ब्लैक होता है, हमारे सराउंडिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट होकर वो सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बना जाता है, वो ब्लैक कोट होता है, ब्लैक कोट होता है, जिसके कारण ये भी कोरोइड हो जाता है, ठीक है।
कोरिजन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब सारा कोरिजन एक एग्जाम्पल किसका है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो कि कोरिजन को प्रिवेंट कैसे करें, रोके कैसे, हाउ टू प्रिवेंट, पूछ सकता है एक क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट, रोके कैसे, हाउ टू प्रिवेंट मेटल टू कोरेट, कैसे हम लोग मेटल को कोरेजन होने से रोके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसमें पेंटिंग कर देंगे, है ना, या ऑयली कर देंगे, ऑयल का लेयर चला देंगे, या जो ग्रीस होता है उसको कर देंगे, या एक और बोलते हैं गैल्वेनाइजेशंस कर देते, गैल्वेनाइजेशंस ऑफ जिंक लेयर, किसका, जिंक लेयर, गैल्वेनाइजेशन किसका, जिंक लेयर का कोटिंग कर देंगे। जो बाहर में आपको बिजली का वायर वगैरह देखते हैं और उसके बीच में एक व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, वो उस पर गैल्वेनाइज किया जाता है जिंक का, ठीक है। जो ब्लैक कॉट होता है वो तो होता है पीवीसी का, चलो हार्ड बना, बट उसके बीच में एक और वायर गया होता है व्हाइट व्हाइट सिल्वर टाइप का, उस पर कोटिंग किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा होता है कारण जो हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंट। अब आता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी देखो, रेंसिडिटी मतलब होता है कोई चीज खराब, खराब होता है ना, मतलब गल जाता है, सड़ जाता है। तो रेंसिडिटी द टेस्ट ऑफ और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंज व्हेन इट लेफ्ट टू एक्सपोज एयर, जब हम लोग चिप्स वगैरह लेते हैं तो हवा में रखते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद वो महकने लगता है, तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। टेस्ट और स्मेल ही चेंज हो जाता है जब हम लोग एयर के कांटेक्ट में लाते हैं बहुत लंबे समय। अब कैसे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल जिसके कारण होता है रेंसिडिटी, मतलब ऑक्सीडेशन, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, या ऑयल जो प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल में जिसके कारण। अब देखो रेंसिडिटी को भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा उपाय है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए देखो, हम लोग जो चिप्स वगैरह में गैस फिल करते हैं, चिप्स में जो गैस डालते हैं, चिप्स गैस में वो नाइट्रोजन होता है, खुला हुआ जो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, जिससे चिप्स खराब नहीं होते। ये वो गैस को निकाल दोगे तभी लगता है कि चिप्स इतना फुला फुला होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। या तुम उसमें सॉल्ट डाल दो, रेंसिड होने से बचेगा, या तुम बहुत ऑयली डाल दो, सॉल्ट ऑयली, या तुम फ्रीज का भी यूज कर लो फ्रूट्स वगैरह के लिए, उससे भी नहीं खराब होगा। अब दो टर्म और हम लोग को पढ़ना है, क्या, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता है वही, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो क्या वो कौन सा टर्म होगा, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यू केमिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लकड़ी को जलाए, लकड़ी सॉलिड है, जला, अब ये क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। अब देखो, अब ये सेव रोटिंग सड़ गया, इससे गैस निकला, न्यू केमिकल फॉर्मेशन हुआ। चाहे रस्टिंग हुआ, कोरेड हो गया। ये आयरन था, कोरेड हो गया, रेडिश ब्राउन, मतलब फेरिक ऑक्साइड। डाइजेशन करना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज, मतलब चेंजेस हो जाना, न्यू केमिकल का फॉर्मेशन हो जाने को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हैपन किसके कारण होता है, केमिकल रिएक्शंस उसके शेप के कारण, साइज के कारण, कलर के कारण। और फिजिकल चेंज में हम लोग बात करें तो फिजिकल चेंज में कोई भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे कोई चीज मेल्टिंग हुआ तो वापस हम उसको फ्रीज कर लेंगे, है ना। बॉयल हुआ, किसी को बॉयल किया, वापस हम लोग उसको, यहाँ से गैस निकला, प्रिसिपिटेट हुआ, कंडेंस कर देंगे इसको, फिर मेरा वापस क्या हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल हुआ, ये भी शेप साइज के कारण होता है। नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हैपन नहीं होता, शेप साइज कलर एंड में ईटीसी और भी, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, ये चैप्टर हो गया एंड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराए, प्रैक्टिस करना। तुम्हारा होमवर्क क्या है, आप एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन लगाइएगा जो बुक के अंदर है, ब्लू वाले क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं। चाहे पीवाई क्यों ही आपको और लगाना है तो लगा सकते, फाइंड आउट कर लीजिए कि बन रहा है कि नहीं, अब जितना करवाए हैं, ठीक है। अब इतना में आपको कोई इश्यू आता है, कोई इश्यू आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है।
फ्री रहकर मैं सारा आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेक्चर सही लगा तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू।